डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेट वेस्ट बंगाल स्टेट की आपको पता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि आपको पता नहीं हो तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कई स्टेट जो है 8-10 स्टेट अलग से एग्जाम लेती हैं। वैसे तो यूजीसी नेट यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी स्टेट में, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट में इसकी अहमियत है। और मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कोशिश की है ईमानदारी से हेल्प करने की अपने उन स्टूडेंट को जो सेट वेस्ट बंगाल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जैसा मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू है, ये ऑलवेज यूजफुल होगा यूजीसी नेट के लिए और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इवन जो पीजी की एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए भी। सो मेरे हर स्टूडेंट इसमें कुछ न कुछ तो देख ही सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। और ये जो है, यदि आप मेरे सीरीज को इसको फॉलो कर रहे हैं सेट सीरीज को, तो ये लास्ट पेपर है जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, शायद छठी पेपर होगी। और उसके बाद यदि मौका लगा तो एक और वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे बिफोर द एग्जाम। सो लेट अस बिगिन। सेट वेस्ट बंगाल 2015 पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करूं, आपको जस्ट एक डिस्क्लेमर कि इसके पहले हम लोगों ने 2015 के पेपर 2 को एनालाइज किया था। हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें 8-10 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 वो अरबिट थे, और फिर क्वेश्चन धीरे धीरे आसान होते चले गए। ये उसी का पेपर 3 है, जिसमें पेपर 2 और पेपर 3, जैसे यूजीसी नेट में उस टाइम में 2 पेपर होता होगा, इसलिए उन्होंने उसकी नकल करते हुए पेपर 2 और पेपर 3 रखा है। सेम पैटर्न, 50 और 75 क्वेश्चन। पेपर 2 के जैसा ही इसमें भी 8-10 क्वेश्चन अरबिट हैं, लेकिन ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। एक अरबिट या टफ क्वेश्चन आता है और उसके बहुत एक आसान क्वेश्चन आता है, और फिर एक बीच बीच में ठीक ठीक क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट को कि जो टफ क्वेश्चन है, अरबिट क्वेश्चन है, उसके तरफ ज्यादा उसको ध्यान ना दीजिए, ना ही उससे डरिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ना ही उसके लिए ज्यादा जो है प्रिपेयर कीजिए। मैं हमेशा क्रिकेट से एनालॉजी करता हूं कि आप वैसे बॉल के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते जो गुड लेंथ से सीधे आपके नाक पे आती है। आप हजारों लाखों बॉलर से खेल जाइए, यदि एक्चुअल मैच में उसे आएगा तो आपका लक है बस। तो उसी तरह से अपने लक पे प्ले कीजिए, खूब बढ़िया पढ़ाई कीजिए, और उसमें गेस कीजिए उस टाइप के अरबिट क्वेश्चन में, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बॉदर मत कीजिए। हम लोग भी यहाँ बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे। दूसरा कि हम लोग जैसे हमेशा करते आए हैं, ढेर सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन जहां मुझे मौका लगा है वहां मैंने इंसर्ट किया है, जिससे कि आपको आगे फायदा हो सके। सो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। पहला ही क्वेश्चन जो है एक अरबी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ही ये क्वेश्चन आए, हु सेड दिस, आप चौकन्ने हो जाइए कि ज्यादा चांस है कि आपको वो टफ होगा। ये इतना डिफिकल्ट है। हजारों पॉलिटिकल थिंकर हैं, या कह लीजिए सैकड़ों, तो आपको जानना ही है, और सैकड़ों के कोट्स हैं हजारों में, तो उसको कैसे लोग याद रख सकते हैं किसने क्या कहा, और क्या आप पूछते हैं। तो जैसे हु सेड दिस, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट या आर्बिट की श्रेणी में है, लेकिन इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। ये जो कहा है वो ग्लाउकन ने कहा है। अब ये ग्लाउकन, सेफालस, थारस मैकुस एंड पोलेमार्कस, मेरे प्रोनाउंसिएशन मत जाइएगा, ऑल ग्रीक नेम, मैं बहुत ही बुरा प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये सारे लोग जो हैं प्लेटो के कंटेम्प्रेरी हैं, कोई उसके रिलेशन हैं, कोई वहां पे राजा घराने से आते हैं, ऑल एथेंस के ये लोग जो हैं ग्रीक हैं। इसमें से ग्लॉकन जो है वो प्लेटो के बड़े भाई हैं, और ये सोक्रेटिस से जो है वो डायलॉग करते हैं रिपब्लिक में। बहुत सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो ये सब सभी कहीं ना कहीं जो है प्लेटो के बुक में डायलॉग करते हुए नजर आते हैं सोक्रेटिस से ही आपस में। तो उसमें जो है सबने अपनी अपनी बात जो है कही है कि जस्टिस क्या है। जैसे कि तारास मैकुस कहते हैं, जो कई यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। उनका कहना था कि जस्टिस इज वॉट एवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। जो हम लोग के हिंदी में एक दोहा भी है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, राइट इज माइट। जो स्ट्रांग होता है वो जो करता है वही जस्टिस है, मतलब वही न्याय है, उसको उसके अगेंस्ट में कौन बोलेगा। एंड ग्लोकन बोलते हैं कि जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। बेसिकली ग्लोकन इस बारे में कहते हैं कि मतलब आप यदि इनजस्टिस करते हैं किसी के साथ भी, तो आपको डर रहता है कि वो आपसे रिवेंज लेगा, बदला लेगा। तो आप उस फियर से जो है आप जस्टिस करते हैं। तो जस्टिस जो है आप इसलिए नहीं करते हैं कि आप कोई मोरल ड्यूटी है, लेकिन उस फियर के चलते जो है आप जस्ट बिहेवियर करते हैं। ये ग्लोकन का कहना है। और आपको पता है कि इसमें यह भी पता होना चाहिए कि प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो इन सबको काटते हैं, वो कहते हैं नहीं, जस्टिस इज परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी एज पर वंस स्टेशन इन लाइफ। मतलब आपको जो क्लास को आप बिलोंग करते हैं, उसको जो ड्यूटी असाइन किया गया समाज में, उसको सर झुका के अपने आत्मा के प्योरिटी से लगातार काम करना, बिना ये जाने हुए कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, ये जस्टिस है।
ये न्याय है। तो ये एक अलग ही काइंड ऑफ जस्टिस का थ्योरी उनका है, प्लेटो का आइडियलिस्ट थ्योरी। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये था। ऑफ कोर्स क्वेश्चन आर बिट, बट वी कैन गेट मेनी थिंग आउट ऑफ दैट। अब इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं, अभी उस पे आगे ये कट गया है यहाँ पे, तो नेक्स्ट में देखेंगे। ये वाली आसान है। अब देखिए यहाँ पे ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो है इजी टू मीडियम है। क्यों इजी टू मीडियम ये है? बिकॉज आप जानते हैं मैचिंग में एक या दो से हो जाएगा। अब गांधी जी हैं तो आपको पता है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, तो बी का 2, तो बी का 2 से आपको 2 लगा, और ये 2 जो है आपको कट हो गया। अब यहाँ पे जो है अंबेडकर, आपको पता है एनालिसिस ऑफ कास्ट कितना आसान है, तो डी का 1, तो डी का 1 इसमें ही है, तो डी का 1 इसमें केवल है, और तो सी आपका सही हो गया। तो इस तरह से 2 से चूंकि आप कर लेते हैं इसलिए ये मीडियम है। कई बार 1 से भी आप कर लेते हैं। आई होप कि यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ 2 आपको जानना जरूरी है। आप यहाँ मैच कर सकते हैं और बिंदु और एम एन रॉय का, कि श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन लिखा है। पिछले बार मैंने आपको सारा बुक लिस्ट दे दिया था, और एम एन रॉय ने इंडिया इन ट्रांजिशन लिखा है। जस्ट आपके नॉलेज के, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय रॉल? तो अब ये यहाँ तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि स्फेयर ऑफ जस्टिस आप देखते ही आपको याद जरूर आना चाहिए कि ये माइकल वॉल्जर ने लिखा है। माइकल वॉल्जर जो है वन ऑफ द कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। कम्युनिटेरियन लिबरलिज्म की ही एक धारा है अमेरिका कनाडा में, जिसमें कि जिसमें आपको ये भी आते हैं, माइकल सैंडल आते हैं, चार्ल्स टेलर आते हैं, मैकलेंचर, एलेस्टेडेयर मैकलेंचर आते हैं, और माइकल वॉल्जर आते हैं, जहाँ वो लोग जो है कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म के ऊपर। उनका कहना होता है कि जो सेल्फ है वो इम्बेडेड होता है, वो कम्युनिटी से ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कम्युनिटी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइफ को जो ह्यूमन अडॉप्ट करता है, वो इसलिए करता है कि जिस समाज में रहता है वहां पे वो फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उसको प्रेफर किया जाता है। तो उन्होंने एक बुक लिखा था स्फीयर ऑफ जस्टिस, माइकल वॉल्जर, जिसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का जो है कॉन्सेप्ट दिया था, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, इन डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म इक्वलिटी, ये पूरा नाम है इस बुक का। तो ये नहीं लिखा है रॉल ने। बाकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो उनकी सेमिनल बुक है 1971 में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में लिखा है उन्होंने, परहैप्स लॉ ऑफ द पीपल, जिसमें ग्लोबल जस्टिस की बात होती है, वो भी देख लीजिएगा, पीरियड भी शायद 1999 में, मेमोरीज में बोल रहा हूँ, ये इन्होंने लिखा है रॉल ने। अब यहाँ पे हम लोग इस मैचिंग को देखते हैं। ये बहुत आसान होना चाहिए क्योंकि इजी टू मीडियम। अब यहाँ लास्की, बेंथम, एरिस्टोटल, मार्क्स, ये सब बहुत ही फेमस है। तो उनकी जो लाइन है या उनका जो कॉन्सेप्ट है, आप ग्रेटेस्ट प्लेजर टू द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको पता है ये बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल, इसको GHP बोलते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। और एरिस्टोटल जब स्टेट की बात करते हैं तो ये कहते हैं द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द बेसिक नीड ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी, या गुड लाइफ। तो आपको पता है कि उनका कहना है कि यूडोमाइनिया, या जो मतलब जिसको कहते हैं ह्यूमन फ्लरिशमेंट, वो केवल पॉसिबल है जब आप स्टेट में रहते हैं, क्योंकि वहीं पे आप इंडिविजुअल एक फ्लोरिश लाइफ लीड कर सकता है और कम्युनिटी अपना गुड लाइफ सिक्योर कर सकता है। इन दोनों को देखेंगे तो 2 से आपको ये मिलता है। आप बाकी को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जस्ट पढ़ लीजिएगा, इन दोनों से आपको मैच हो जाएगा। तो ए का यदि हम 3 लें, और ए का 3, और मैंने दूसरा बैंथम का लिया सी का 2, तो सी का 2, ए का 3, तो ये है, तो आपको इससे मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय रॉल? ये तो खैर हम लोगों ने देख लिया है। मॉन्टेस्क थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज रिलेटेड टू। अब ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ बहुत सारे इसमें डाउटफुल आंसर दिए हुए हैं और कुछ बेकार के क्वेश्चन भी हैं। इसमें डाउटफुल इसलिए है कि आपको पता है मॉन्टेस्क जो एक फ्रेंच थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ था इनका, रूसो के साथ में और वोल्टेयर के साथ में, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का थ्योरी दिया था, जो कि अभी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक कॉर्नर स्टोन प्रिंसिपल मानी जाती है। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट, और जो जुडिशियरी जैसे सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में पावर जो है सेपरेट होती है, एक दूसरे को ब्रीच नहीं करना चाहिए। ये सेपरेशन ऑफ पावर उन्होंने लिबर्टी, जो इंडिविजुअल सॉरी ह्यूमन लिबर्टी कहिए, जो फ्रीडम को अक्षुण्ण रखने या प्रिजर्व रखने के लिए उन्होंने ये दिया था। और इसका एक एम ये होता है जो यहाँ लिखा है कि चेक अपॉन एब्सोल्यूट पावर, किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल जाए। तो मुझे यदि चूज करना इसमें होगा, ये कहते हैं ये किस लिए दिया, तो चेक अपॉन एब्सोल्यूट पावर देंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्या आंसर दिया ऑफिशियल की, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। क्यों जुडिशरी क्यों छोड़ दिया? तो ये डाउटफुल है मेरे अनुसार से, ये होना चाहिए। या इससे भी अच्छा क्वेश्चन जो यूजीसी नेट ने पूछा है कि उनका इसेंशियल पर्पस क्या था ये सेपरेशन पावर का, वो था लिबर्टी को
मेंटेन रखना या प्रिजर्व रखना, याद कर लीजिए। अब रीजन एडजस्टमेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है साइंटिफिक सोशलिज्म एक्सप्लेन हिस्ट्री इन टर्म ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब साइंटिफिक सोशलिज्म तो वही है जो मार्क्स ने दिया है, आपको पता है कि वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, और कैसे जो है हिस्टोरिकली क्लास स्ट्रगल से सोसाइटी का सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है, वही बताया। तो ये जो है ट्रू है। क्लास स्ट्रगल टेक प्लेस इन सुपर स्ट्रक्चर फर्स्ट, नो, उल्टा ये कह रहा है। मार्क्स का कहना था कि क्लास स्ट्रगल जो है बेस में होता है, जिसको स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है, वहां पे वो लड़ाई होती है क्लास स्ट्रगल, और वहां जो जीतता है वही सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब पॉलिटिक्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, मीडिया एंड ऑल, जिसको कि हम लोग सिविल सोसाइटी एंड अदर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम जो है, चूंकि ये जो है फॉल्स है, क्लास स्ट्रगल टेक प्लेस इन सुपर स्ट्रक्चर फर्स्ट, तो इसको आप फॉल्स कीजिए, इसको ट्रू कीजिए, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्योंकि रीजन रिजर्वेशन में सबसे अच्छी बात क्या है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यदि एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आपका काम जो है बन जाता है, और ये सी हो जाती है। हु कंसिडर्ड, क्योंकि ए बी जो है वो खत्म हो जाता है, ए बी में दोनों स्टेटमेंट को सही होना चाहिए, तो केवल सी डी होगा, एक खत्म हो गया तो सी हो गया। हु कंसिडर्ड पॉलिटिकल पावर, अब अगेन एक जो है अर्बिट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए अभी तक अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे, अब अर्बिट इस टाइप का इसमें इंजेक्टेड है अर्बिट क्वेश्चन। हु कंसिडर्ड पॉलिटिकल पावर एज द रिलेशनशिप इन विच वन पर्सन और ए ग्रुप इज एबल टू डिटरमिन द एक्शन ऑफ अदर इन डायरेक्शन ऑफ द पावर ओन एंड। अब इस टाइप की जो है अगेन हु सेड टाइप की बात हो गई। वैसे ये पावर का एक तरह का डेफिनेशन भी है, मिशेल फूको जो कहते हैं वो भी इसी तरह की पावर रिलेशन है। अब ये किसने कहा है, तो इसका ऑफिशियल आंसर है डेविड ईस्टन। अब इससे अधिक मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये सब बहुत अरबिट क्वेश्चन है, मैंने जस्ट आपको बता दिया कि इसका ये है, इस पे और कोई मेरी थॉट नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग इज प्रोपाउंड, ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट, डेफिनेटली डिफिकल्ट, लेकिन एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। कार्ल पॉपर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था पीसमिल वर्सेस होलिस्टिक सोशल इंजीनियरिंग का। सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है? सोशल इंजीनियरिंग मतलब होती है कि सोसाइटी को चेंज करने के लिए जो लीडर या जो 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 ग्रुप होते हैं वो जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए जो मंडल कमीशन जो आया और उसको इंप्लीमेंट वीपी सिंह ने किया, उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा गया। उससे बहुत फर्क पड़ा, कर्पूरी ठाकुर एंड अदर बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स आई, उससे बहुत सारा सोसाइटी में काफी उथल पुथल चेंजेस होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है सोशल इंजीनियरिंग का। तो वो जो है कार्ल पॉपर का कहना है, क्योंकि वो लिबरलिस्ट थे एक तरह से, वो जो आमूल चूल परिवर्तन उसको बोलते हैं, सब कुछ बदल दूंगा, उस टाइप के थिंकिंग के वो अगेंस्ट थे, टोटलिटेरियन रेजिम के अगेंस्ट थे। तो उनका कहना था कि पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग मतलब जो स्लो, जो ग्रेजुअलिज्म बोलते हैं, वो अच्छा है जो प्राइवेट डोमेन में होता है। जब सरकार, गवर्नमेंट ठान लेती है कि हम बदल देंगे और एकदम एक बहुत बड़ा सा चेंज पूरे सोसाइटी में एक व्यू को लेके आती है कि ऐसा कर देंगे, तो उससे केवल पॉपर का कहना है कि वो वही होता है जो हिटलर के साथ हुआ और मुसोलिनी के साथ हुआ, या बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं। मतलब उसमें एक आप टोटलिटेरियनिज्म हो जाती है कि गवर्नमेंट बोलती है पूरे समाज को एक ही बार हम चेंज कर देंगे, होलिस्टिक चेंज कर देंगे। उससे अच्छा है कि स्मॉल ग्रुप्स में, इंडिविजुअल में सोशल इंजीनियरिंग जो है पीस मिल वे में थोड़े थोड़े होते रहना चाहिए। तो ये जो है कार्ल पॉपर का दिया गया है। Who among the following is not an exponent of Republican idea of freedom? अब जो Republican idea of freedom है वो आपको जानना चाहिए वो है क्या। ये कई बार यूजीसी नेट में पूछा है। रिपब्लिकन आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है वो लिबरलिज्म की एक धारा जैसे है। वैसे तो जो फिलिप पेटिट जो कहते हैं कि नहीं लिबरलिज्म से वो अलग है, या निगेटिव लिबर्टी से अलग है कह लीजिए, नॉट लिबरलिज्म से। तो उसमें यह है कि एक नॉन डोमिनेशन जो है, जैसे गवर्नमेंट के सेंस में, जैसे इंडिया जब आजाद हुआ तो किस चीज से आजाद हुआ? जब हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस मिला हमको, फॉरेन फॉरेन रूल से ही तो मिला। इसका मतलब फॉरेन रूल जो है वो अनफ्रीडम था। क्यों अनफ्रीडम था? क्योंकि हमारे ऊपर किसी का डोमिनेंस था, हम सबजुगेटेड थे, हम जो है एक तरह से सब्जेक्टेड थे।
तो जब सब्जेक्शन होता है, सब्जुगेशन होता है, डोमिनेंस होता है, उससे जब मुक्ति मिलती है तो वो जो फ्रीडम होता है, जिसको आप कह सकते हैं सेल्फ रूल करने का फ्रीडम, आप आजाद हो जाते हैं, स्वराज बोलते हैं, वो रिपब्लिकन आइडिया ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम एज नॉन डोमिनेंस, फ्रीडम एज नॉन डोमिनेंस, इसको याद कर लीजिए। और इसमें जो है फिलिप पेटिट बहुत बड़े नेम है, क्विंटन स्किनर को भी कह सकते हैं जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी इसको एक तरह से सपोर्ट किया था, फ्रीडम एज नॉन डोमिनेंस को। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मैकियावेली भी डिस्कोर्स में रिपब्लिकन फ्रीडम की बात करते हैं, रूसो भी जो है जनरल विल के थ्रू रिपब्लिकन फ्रीडम की बात करते हैं, हाना आर्डेंट भी जो है वो एक तरह से पॉजिटिव वे में जो है देखती हैं फ्रीडम को, और वो भी बात करती हैं रिपब्लिकन फ्रीडम की कहीं ना कहीं। लेकिन जो बोदिन है, जीन बोदिन, जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, उनका इससे नाता नहीं है, इसलिए ये जो है ऑड वन आउट है। लेकिन ज्यादा बड़ा नेम जो रिपब्लिकन फ्रीडम में फिलिप पेटिट का है, क्विंटन स्किनर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉल रिजेक्ट्स मार्क्सिज्म बिकॉज, अनदर, ये इसमें मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाता हूं कि या तो क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं है या ऑप्शंस। रॉल रिजेक्ट मार्क्सिज्म मेरे अनुसार से बिकॉज इट डिनाइज सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज। अब ये इसका आंसर है, इट इज बियॉन्ड जस्टिस। अब इसका क्या कहने का मतलब है, देखिए मार्क्सिज्म को रॉल हमेशा अपोज करेंगे, क्योंकि रॉल की बेसिक जो प्रिंसिपल है जस्टिस एज फेयरनेस, वो इस पे बेस्ड है कि इंडिविजुअल को हक है कि खुद तय करे कि उसके गुड लाइफ का कॉन्सेप्शन क्या है, कोई उसको ऊपर से सुपर इम्पोज नहीं करेगा। हर इंडिविजुअल अपना अपना ओन कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ को तय कर सकता है और उस पर अपना आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी जब एक टेबल के क्रॉस वो मिलते हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस यदि हो, उसको पता ना हो किस क्लास या किस स्टेटस को बिलोंग करते हैं, यदि उनको पता नहीं हो, तो वो जो रूल ऑफ सोसाइटी बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको बोलते हैं आप एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिसेज का जो ओनर डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल ऑफिसेज को कैसे ऑक्युपाई करें, तो वो जो है उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जो रॉल ने दिया था, जस्टिस एज फेयरनेस। तो ये उनका कहना है। तो ऐसे में मार्क्सिज्म कहाँ पिक्चर में आता है, मार्क्सिज्म को तो काटेंगे ही, क्योंकि वहां पे तो एक जो 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 पॉपर ने कहा ना कि एक टोटलिटेरियनिज्म है कि यही फॉर्म ऑफ लाइफ गुड है। तो गुड कंसेप्शन ऑफ लाइफ जो है वो पूरा स्टेट तय करेगा या सोसाइटी तय करेगा, हर इंडिविजुअल जो है वो जस्ट एक खांचे में ढाला हुआ जो एकदम एक क्लोन होता है उस टाइप का बिहेव करेगा। लेकिन रॉल के अनुसार से हर इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअलिटी जो है अलग मेंटेन करेगा, क्योंकि वो अलग ढंग से लाइफ का कॉन्सेप्शन को तय करेगा कि क्या गुड लाइफ है और उसको फॉलो करेगा। तो इसलिए वो मार्क्सिज्म को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इनका आंसर इट इज बियॉन्ड जस्टिस का क्या मीनिंग है, इसलिए डबल क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप इज प्रोपाउंडेड बाय, अगेन अनदर इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैं जो थोड़ा पढ़ पाया उसमें जो है ये हैबरमास ने, जुर्गन हैबरमास, जो बहुत बड़े अभी जर्मन फिलोसफर करंट में भी आप देखिए, मतलब अभी हाल के मतलब सेंचुरीज में, तो हैबरमास एक बहुत बड़ा नेम है पॉलिटिकल फिलोसफर जर्मनी के, क्रिटिकल थिंकर। तो कम्युनिकेटिव एक्शन एंड मेनी अदर थिंग उन्होंने दिया है। तो वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियटिज्म की बात करते हैं। अब उसमें निहित है कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप, वो अलग एक बात है, लेकिन पैट्रियटिज्म की ज्यादा बात करते हैं। तो ठीक है, हैबरमास, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट आर्बिट। विच फॉर्मुलेशन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय रूसो। अब ये क्वेश्चन आसान है, इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे आके अटक जाएंगे आप। यहाँ पे कहीं कहाँ अटकेंगे, देखिए ये कह रहे हैं इज नॉट एक्सेप्टेड, तो एक ही होगा ह्यूमन प्रेडिकामेंट, मतलब कि ह्यूमन जो बिविल्डर्ड हो जाता है, मतलब उसकी जो सोच धूमिल होने लगती है, वो उसको प्रेडिकामेंट कहते हैं, जब आप समझ नहीं पाते हैं क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ हिंदी में कहें तो, ह्यूमन प्रेडिकामेंट कैन ओनली बी रिजॉल्व बाय रिटर्निंग टू स्टेट ऑफ द नेचर। तो ये एकदम आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, मैं कई बार बोला हूं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रूड आउटलैंडिश स्टेटमेंट होता है एमसीक्यू में, वो जनरली रॉन्ग होता है। आप कॉमन सेंस से इसको रॉन्ग कर सकते हैं, आप नहीं भी जानते हैं तो इस टाइप का। क्या कोई रूसो कभी बोलेगा कि चलो अब स्टेट ऑफ नेचर में लौट जाओ, जंगल में नोबल सैवेज बन जाओ, तभी तुम जो है ह्यूमन प्रेडिकामेंट से तुम आगे निकल पाओगे? ऐसा कुछ नहीं। ये तीनों भले आपको पता हो कि नहीं कि रूसो ने क्या कहा है, लेकिन ये आपको पता होगा कि ये कभी नहीं कह सकते हैं। इसलिए चूंकि आपको नॉट करना है तो एक ही से आपका काम बन जाता है। कॉमन सेंस क्वेश्चन। Who said that power is held in trust and used by those in authority for the benefit of all? Again, who said? Arbit question, difficult question.
ये आंसर कहता है, ये मार्क्स ने कहा है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, आप रिसर्च कर लीजिए या याद कर लीजिए। आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग ऑफ मार्क्स। अब इसको मैंने कैसे ब्रेक किया मैं आपको बताता हूं। मुझे भी नहीं पता कि इसमें पहले क्या लिखा, ये डेट मैं कभी सब याद नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि थेसिस ऑन फेयरबैक जो है ये बहुत पहले उन्होंने लिखा था। इन सब में सबसे पहले थेसिस ऑन फियरबैक लिखा होगा। फियरबैक कौन थे? वो यंग हेगेलियन थे, उनका बहुत इम्पैक्ट था मार्क्स पे। इनफैक्ट मार्क्स का जो थ्योरी ऑफ एलिनिएशन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित था फियरबैक से। तो उन्होंने थेसिस लिखा था, तो मैंने देखा कि 3 से शुरू होता हुआ क्या है, एक ही है, वाओ, तो मैंने इसको मारा और वही सही आंसर है। इस तरह से आप जो है कॉमन सेंस से और थोड़ी बहुत ट्रिक से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना जाने हुए एग्जैक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलीट इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो पावर, जो इलीट का जो कॉन्सेप्ट है, इलीट का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ जो लोग होते हैं रिसोर्सफुल, मेरिटोरियस, बहुत विद्वान, वेल कनेक्टेड नेटवर्क, जिसको आप इलीट कहते हैं समाज में, वही शासन करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे ऑटोक्रेटिक हो, चाहे वो फैसिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। एक्चुअली जो है इलीट का राज होता है और मासेस तो एक तरह से मूक दर्शक ही होते हैं। तो ये जो पावर इलीट का कॉन्सेप्ट है वो C.W. मिल ने दिया था। उनका कहना था कि वो जो 3 कॉरपोरेट है, मिलिट्री है और जो एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेट कह लीजिए, उनका एक तरह का नेक्सस होता है और ये पावर इलीट जो है अमेरिका में बनते हैं। इलीट थ्योरी यदि आप देखें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, मॉस्का जो है ये भी गैटन मॉस्का इटालियन है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रूलिंग क्लास का, वो भी इलीट है। पैरेटो जो है विल्फ्रेड पैरेटो, आगे अनदर इटालियन, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ इलीट का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने ये भी कहा था हिस्ट्री इज ग्रेव यार्ड ऑफ इलीट्स। ये सब आपको पूछा जा सकता है। सी राइट मिल अभी आपने देखा, द पावर इलीट का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि किस 3 का जो है नेक्सस था, तो मैंने आपको बताया। अगेन दूसरे बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट, मिलिट्री और एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेट का। रॉबर्ट माइकल जो अनदर इटालियन थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। इनका कहना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई कॉर्पोरेशन हो, कितना भी डेमोक्रेटिक वे में स्टार्ट किया जाए, अल्टीमेटली जो है वो इलीट का रूल हो जाता है। और ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, मतलब आप जो है ओलिगार्ची, ओलिगार्ची क्या है? इलीट रूल, मतलब कुछ रिसोर्सफुल लोगों का शासन, उससे आप बच नहीं सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेटली वो ओलिगार्ची हो जाएगा। तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब ये भी क्वेश्चन जो है आपको आसान होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के कंस्टिट्यूंट असेंबली पे है। जब आप पढ़ेंगे सबको तो आप यहाँ अटक जाएंगे कि कंस्टिट्यूंट असेंबली में 500 मेंबर थे, बाकी सब ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर आया था, बाकी सब इसमें बात सही है। अंबेडकर जी चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, लेकिन 500 मेंबर इसमें नहीं था। कंस्टिट्यूंट असेंबली को ये मैंने अपनी ही एग्जामिनेशन गाइड से कॉपी पेस्ट किया। कंस्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर 389 थे, उसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंस से आए थे, 93 इंडिया के प्रिंसली स्टेट से, 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। जब पार्टीशन हुआ तो बाकी लोग पाकिस्तान के कंस्टिट्यूंट असेंबली मेंबर बन गए, इंडिया में बच गए 299। ये सब फिगर आपको याद रख सकते हैं आप। अब ये वाला जो क्वेश्चन है तो बहुत आसान है। देखिए कितने सारे आसान क्वेश्चन के बीच में अरबिट क्वेश्चन इसमें घुसा हुआ है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट है, आपको पता है राष्ट्रीय जनता दल बिहार की है, और तेलुगु देशम पार्टी जो है आंध्र प्रदेश की है। आपको ये 2 पता है, जैसे मुझे पता है, तो बी का 1 और सी का 4, तो बी का 1 एंड सी का 4 एक ही है, और कोई कॉम्बिनेशन तो ऐसा है नहीं। इजी क्वेश्चन। हु इज द प्रेसिडेंट, 70 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्हेन इट अडॉप्टेड द पूर्ण स्वराज? वेरी इजी क्वेश्चन। यदि आप नेशनल मूवमेंट थोड़ी भी तैयारी की है तो आपको पता है कि 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कांग्रेस ने अपनाया था। उसमें एक यंग प्रेसिडेंट मिला था कांग्रेस को, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन कि उसी अधिवेशन में यह डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और आजादी मनाया जाएगा। चूंकि हम लोग आजाद हुए 15 अगस्त को, जो हमारे हाथ में नहीं था, तो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू जो है 26 जनवरी को केवल इसलिए किया 1950 को, जिससे कि हम उस पवित्र दिन को कुछ ना कुछ मना सके। तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, और बहुत सारी धाराएं उसी दिन से लागू भी हो गई थी। वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लागू हो गई थी, जैसे सिटीजनशिप एंड मेनी अदर थिंग। व्हाट वाज यंग इंडिया? अब यदि यंग इंडिया के बारे में आप थोड़ा बहुत, जैसे कि गांधी जी के जितने जर्नल हैं उसको जरूर आप याद रखिएगा।
उसमें से यंग इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है, इंडियन ओपिनियन भी है जर्नल, हरिजन है एंड मेनी अदर। तो वो पूछते हैं, तो यंग इंडिया जो है ए जर्नल एडिटेड बाय एम के गांधी, बाकी सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, केवल आपको भरमाने के लिए दिया गया है। Which schedule of the constitution is related to the system of district council? ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देख के आप सोचते होंगे, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्स्थ शेड्यूल का। और सिक्स्थ और फिफ्थ शेड्यूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजन लिखी गई हैं। फिफ्थ शेड्यूल स्टेट जो है वो वैसे 10 स्टेट हैं, आप नाम यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें कि है तो वो जनरल स्टेट, कोई वो ट्राइबल स्टेट नहीं है, लेकिन उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन है कि गवर्नर को काफी सारे पावर उस एरिया के लिए दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको स्पेशल उस पर ध्यान देती है थ्रू गवर्नर। सिक्स्थ शेड्यूल ऐसे स्टेट हैं जो प्योरली ट्राइबल स्टेट हैं। इसमें 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और यहाँ पे जो है एक तरह का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइबल काउंसिल बनाने की बात है, जिसको कि काफी ऑटोनॉमी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के विसे विस, जिससे कि ट्राइबल अपने लोकल अफेयर को मैनेज कर सके। इसी कारण से 6 शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो PRI है अंडर 73rd अमेंडमेंट, वो लागू नहीं किया गया, वहां जरूरत ही नहीं, वहां ऑलरेडी ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल में लागू की गई 1996 में पेसा एक्ट के थ्रू। ये जो है पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट कह लीजिए आप। पहले जब जब 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो ये ना तो फिफ्थ शेड्यूल ना ही सिक्स्थ शेड्यूल के एरिया में लागू था। लेकिन बाद में पेसा एक्ट जो 1996 में आई, इससे जो है 73rd अमेंडमेंट लागू कर दिया गया फिफ्थ शेड्यूल के 10 स्टेट में, लेकिन सिक्स शेड्यूल में नहीं किया। ये सब बातें क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपको भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। अब आइए 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये आर्टिकल 243 के बहुत सारे प्रोविजन में है, ZOPN इस टाइप के कुछ हैं। तो बहुत सारे प्रोविजन 243 के जो सब प्रोविजन है, लेकिन 243 आपको याद रखना चाहिए। गुड क्वेश्चन। हु डिड होल्ड द पोजीशन ऑफ बोथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर? कौन ऐसे इसमें से व्यक्ति हैं जो इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बने? ये व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, और इसमें से कोई ऐसे नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए कि ये कांग्रेस के बहुत बड़े एक सिंडिकेट मेंबर भी कहलाते थे। इंदिरा गांधी से इनका द्वंद्व चलता था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, बाद में इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन बाद में ये कांग्रेस ही इन्होंने छोड़ दिया और जनता पार्टी की तरफ से ये प्राइम मिनिस्टर बने। इन विच बुक वॉज द आइडिया ऑफ सॉफ्ट स्टेट डिस्कस? वैसे तो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जानना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये जो बुक है गुनार मैडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। इसमें गुनार मेडल जो एक माल्थेसियन इकोनॉमिस्ट थे, स्वीडन के परहैप्स, माल्थस क्या कहता था कि पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज कोप अप नहीं कर पाएगा, पॉपुलेशन ऐसे ही मर जाएगी टाइप, इस तरह से रेगुलेट नेचर करती है। तो इनका कहना था कि एशिया में इतना ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ होता है कि वहां पे पॉवर्टी रहेगी, इंडेमिक पॉवर्टी रहेगी। तो एशियन ड्रामा में वो जो है सॉफ्ट स्टेट की बात करते हैं। सॉफ्ट स्टेट गुनार मेडल का कहना है वो स्टेट है जो कि मतलब बहुत ज्यादा हार्ड डिसीजन नहीं ले पाती है एज पर एज सोशल रेगुलेशन इज कंसर्न। सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ हो, करप्शन कम हो, इन सब में बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा पाती है। वो सकम कर जाती है। जो पावरफुल लोग हैं, जैसे जमींदार है, फेडरल सोसाइटी है, ब्यूरोक्रेट हैं, जो नेक्सस बनाने वाले जो कॉर्पोरेट हैं, उन सबको टेम नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती। इससे भी डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है। कई लोग कहते हैं इंडिया भी वन ऑफ द सॉफ्ट स्टेट, इसमें डिस्कशन हो सकती है। तो ये जो है एशियन ड्रामा नाम के बुक में की गई थी, डिफिकल्ट लेकिन इंपॉर्टेंट। 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अब सुपर इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट किसके नेतृत्व में किया गया था? हु लेड द हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट? आपको पता है ये सब क्वेश्चन। अब ये इसको कहते हैं कि जब आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर पाते क्वेश्चन पेपर में, एक क्वेश्चन एकदम अर्बिट पूछिए, हु सेड, एंड दूसरा पूछिए कि हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट किसने लीड किया था। तो ये शो करता है कि बहुत अच्छा पेपर मिक्स एंड मैच नहीं है। हु सेड
गवर्नमेंट इज ए सोवरेन फैक्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब अचानक आपने जो है एक हाफ बॉल ही दिया छक्का मारने के लिए, और फिर एक जो है ऐसा बॉल दिया जो सीधे नाक पे आ रही है गुड लेंथ से। तो हु सेड गवर्नमेंट इज ए सोवरेन फैक्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन? ये एलडी वाइट ने कहा था। और इस टाइप के क्वेश्चन की आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, जस्ट आप लक पे चल सकते हैं। अब रीजनराइजेशन देखिए, डिसीजन अकॉर्डिंग टू साइमन कंटेन वैरिंग डिग्री ऑफ, एक्चुअल नहीं, ये फैक्चुअल कहना चाहते हैं, फैक्चुअल एंड वैल्यू जजमेंट, फैक्चुअल जजमेंट एंड वैल्यू जजमेंट, फैक्ट एंड वैल्यू। हर स्टेप में आपको जब डिसीजन लेते हैं तो हर डिसीजन जो है कुछ फैक्चुअल और कुछ वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करता है। दूसरा रीजन दिया है कि डिसीजंस आर मेड एट एवरी लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कह सकता है कि ये ट्रू नहीं है? ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। अब इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं? यदि एक्सप्लेन करता है तो ए होगा, नहीं करता तो बी होगा। इसका ऑफिशियल आंसर है ए। इसमें ए और बी में इतना कंफ्यूजन है, आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे ए है तो आप कह सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वेस्ट बंगाल सेट ने बहुत अच्छा किया है कि वो जब तक एकदम एकदम पूरी तरह से रीजन एक्सप्लेन नहीं करता है, एजर्सन को उन्होंने बी मारा है, जो कि बिल्कुल सही है। इस केस में उन्होंने ए ऑप्शन दिया है, आप इस पे सोच सकते हैं। 26. Which one of the following is not a characteristic of the classical approach to public administration? Easy question, क्योंकि classical approach में आपको पता है कि politics administration dichotomy थी, principle of administration ढूंढा जा रहा था universal, इम्फेसिस था सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी पे। और लेकिन इस पे कैसे हो सकता है फोकस ऑन इनफॉर्मल एंड सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ये कभी होगा क्या? ये तो क्लासिकल के बाद नियो क्लासिकल में आ गया, जहां पे कि आप ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का देखने लगते हैं। इजी क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड? अब ये जो जैसे कुछ समझ में नहीं आता क्वेश्चन सेटर को, तो हु सेड, अब ये तो ऐसा है ना कि जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनको भी आप बिठा के हु सेड का 50 क्वेश्चन पूछे तो 5 भी जवाब ना दे पाए। तो हु सेड द ब्यूरोक्रेसी इज ए सर्कल फ्रॉम विच नो वन कैन एस्केप? ठीक है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है, यही बता रहे हैं आपको, जस्ट जान लीजिए। With which model theory of the decision making we associate the name of Charles Lindblom? यहाँ पे भी गलत स्पेलिंग, लिंडब्लो नहीं है, ब्लॉम है, लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम एक बहुत फेमस पॉलिसी साइंटिस्ट हैं, पॉलिसी एनालिसिस पे उन्होंने बुक लिखा है, और उन्होंने एक थ्योरी दिया था इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल है क्या, ये भी आपको जानना चाहिए। उनका कहना था कि टाइम में पॉलिसी जो है बस बिल्कुल ऐसे चलती है, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, और बाद में जो है बामगार्टन एंड जॉन्स ने उसको ही, इनके ही थ्योरी को यूज कर कहा, और कभी 30-40 सालों में एकदम बहुत बड़ा सा एक चेंज होता है, फिर पॉलिसी ऐसे चलती है। तो ये इंक्रीमेंटलिज्म है। और इंक्रीमेंटलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल पॉलिसी में है बजट। यदि आपको समझना हो, बजट देखिए कैसे होता है, हर साल उसमें छोटा छोटा चेंज होता है। यहाँ पे पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग याद रखिए, वो भी जो है इंक्रीमेंटलिज्म है। तो चार्ल्स लिंडब्लॉम जो है इंक्रीमेंटल मॉडल पॉलिसी प्रोसेस में इन्होंने प्रोपाउंड किया है। रीजनराइजेशन देखिए, द टर्म लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कितनी बार आपको बताया, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। लाइन जो होते हैं वो मेन काम करने वाले, जो ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की होती है वो लाइन होते हैं। जैसे कि रेलवे में यदि आप देखिए तो ट्रेन का ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, ये सब लाइन मैनेजमेंट में है। और स्टाफ जैसे कि रेलवे की हॉस्पिटल हो गए, उसका जो लॉ डिपार्टमेंट हो गया, अदर्स, ये वो जो है जो सपोर्ट सर्विस जो है। तो लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। और स्टाफ वहां पे क्या लिया जाता है, जैसे कि मिलिट्री में डॉक्टर होते हैं, फर्स्ट एड देने वाले होते हैं, लॉजिस्टिक देने वाले होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन वाले होते हैं, वो सब जो है सपोर्ट स्टाफ है। और जो लड़ने वाले हैं वो लाइन। तो वही जो लड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं लाइन है, जो सपोर्ट देते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्टाफ, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, उसको वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लाइन एजेंसी आर दोज विच परफॉर्म हाउस कीपिंग सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन। उल्टा बोल रहा है, ये स्टाफ सर्विस है। इस तरह का जो सपोर्ट सर्विस होगी हाउस कीपिंग, वो थोड़ी लाइन करेगा, ये स्टाफ करेगा, इसलिए ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। अब ए सही हो और बी रीजन फॉल्स हो, तो ये ऑप्शन सी सही होता है, सी होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए दूसरी बार, एक बार फिर हम लोग देख रहे हैं क्लासिकल थ्योरी। अभी आपने देखा, इज नॉट मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। अगेन वो सेम टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इम्पर्सनैलिटी, स्पेशलाइजेशन, ये सब सब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी।
हिरार्की, लेकिन इम्फेसिस ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन थोड़ी आएगा। सेम क्वेश्चन को दो बार पूछ रहे हैं बेसिकली। ये चूज द बेसिक फीचर ऑफ ए हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं जिसमें कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है, एक बॉस एक सबऑर्डिनेट, मतलब कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस, और एक दूसरे को रिपोर्ट करना। हायरार्की का मतलब क्या होता है, यदि इसको बात करनी है यहाँ तो पहले ही अपने सबऑर्डिनेट्स बात करेगा, ये से बात करेगा, लेवल जंपिंग नहीं होती है। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, यस। ए पर्सन हैज ओनली वन इमीडिएट सुपीरियर फ्रॉम whom टू रिसीव ऑर्डर, यस, ये सब सही है। ऑथोरिटी, कमांड एंड कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन डिसेंड फ्रॉम द टॉप डाउनवर्ड स्टेप बाय स्टेप, सही है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये सही नहीं है, पढ़िए। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ ऑथोरिटी मे बी स्किप्ड ओवर इन द डीलिंग ऑफ द पीपल एट द टॉप विथ दोज एट द लोअर लेवल एंड वाइस वर्सा। ऐसा थोड़ी होता है कि मिडिल लेवल को आप जंप कर जाएंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ में, ऐसा तो कॉमन सेंस क्वेश्चन, आपको जानना भी नहीं है और फिर भी आप कर दो। ए बी सी जिसमें सही है वो हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब अगेन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, इसके सारे क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आसान हैं। फेडरिक टेलर के बारे में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, उनके बारे में कहा जा रहा है, ही एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क, ट्रू है। टेलर बिलीव दैट वर्कर कैन बी ट्रेन बाय द मैनेजमेंट इन द बेस्ट मेथड ऑफ द अचीविंग इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव, यस। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट था, सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ देखिए क्या बोलते हैं, टेलर कंसिडर्ड सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वर्कर टू बी अनइम्पॉर्टेंट, नो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये गलत है। Taylor was of the opinion that collaboration between worker and management is not possible. No, उनका कहना था possible है, इसलिए ये भी गलत है। तो ए और बी जिसमें सही है तो ये सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट आर ट्रू ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ लीजिए। ये सब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से डिफाइन करते हैं, इसीलिए सभी ऑल द अबव सही है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। एडवर्ड वेडनर जो है वो फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं। यूएल गोस्वामी जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ही इज क्रेडिटेड टू हैव कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कई जगह पूछा गया है। और 4P ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, डोनाल्ड सी स्टोन ने दिया है, तो ये भी आपको पूछा भी गया है एक साल और इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्ड वेडनर, डोनाल्ड सी स्टोन एंड यूएल गोस्वामी, इन सबको याद रख लीजिए। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ एंड ऑर्डर केवल मेंटेन करने और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नहीं है, वो बेसिकली प्रोजेक्ट देखता है, प्लान बनाता है, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम बना रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलने की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, पीपीपी मॉडल ला रहा है। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्री में एक अलग टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन बना, जो एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसा था, जैसे प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती है, उस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन। दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल एडमिनिस्ट्रेशन विच नॉर्मली फोकसेज ऑन लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू कलेक्शन, जो अंग्रेज के जमाने में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, तो हिरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सब सब कहाँ से आते हैं? ये 14 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फायोल ने दिया था अपने बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उससे आते हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशन के जो फीचर्स हैं। लेकिन ई गवर्नेंस तो बहुत मॉडर्न फीचर है, इसका फायोल से कोई नाता नहीं, इसलिए ऑड वन आउट ही है। रीजनलाइजेशन देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हैज बीन ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज इन इंडिया, वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन इसको सेट देता है और उसको हिम्मत कहता है कि इसको ट्रू करने का। कौन कहेगा फॉल्स है? ब्यूरोक्रेसी इज टू मच पावरफुल इंडिया, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों ट्रू है, दोनों इसको एक्सप्लेन तो करते नहीं है, बस ट्रू है, तो इसलिए ये ऑप्शन बी है। The theory of managerial control, popularly known as theory X and theory Y, were developed by, देखिए theory X theory Y क्या थे? सब साइकोलॉजिकल थ्योरी है। मैंने दो और साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया है, अब्राहम मास्लो एंड फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग, बताएंगे। पहले इनके बारे में समझिए। डगलस मैकग्रेगर, इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर को पहचानना चाहिए, दो टाइप के आदमी को आप डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्स टाइप है, एक वाई टाइप का। मतलब एक जो है वो ठेला गाड़ी टाइप का वर्कर होता है, जब तक आप उसको पुश नहीं करेंगे, उसको क्लोजली सुपरवाइज नहीं करेंगे, तब तक वो जो है ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड और पैशनेट वर्कर होता है, लेकिन इमोशनल होता है, यदि उसको ज्यादा आप सुपरवाइज करेंगे तो भड़क जाएगा और वो और उसका प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, वो वाई टाइप ऑफ पीपल है। तो दोनों को अलग अलग आपको हैंडल करना है, ये साइकोलॉजी है मतलब वर्कर का। डगलस मैकग्रेगर। अब अब्राहम मैस्लो पे आते हैं, इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दिया था, आपको मैंने कई बार बताया भी है। उनका कहना था कि ह्यूमन नीड जो हायरार्की में चलता है, पहले कोई भी वर्कर या कोई भी आदमी हो, उसका रोटी कपड़ा और मकान की नीड होती है, वो पूरा हो जाए तो उसको लव, पावर, लव, सोशल बिलोंगिंगनेस चाहिए होता है। यदि वही
वार हो जाए तो पावर एंड सेल्फ स्टीम ये सब चाहिए होती है, और वो सब सब उसको नीड पूरा हो जाए तो वो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है कि हम क्या हैं। जैसे नारायण मूर्ति को देखिए या बिल गेट्स को देखिए, वो कहाँ पहुंच गए, अब वो क्या कर रहे हैं, क्यों वो फिलैंथ्रोपी में लगे हुए हैं। तो क्योंकि वो अब रियलाइज करना चाहते हैं कि हम क्या है, हमारा इसेंस क्या है, हम किस क्यों आए हैं इस अर्थ पे। उसको जब आदमी सोचने लगता है, उसको रियलाइज करने लगता है, तो उसकी इसका मतलब है, मॉस्लो का कहना है कि उसकी रोटी कपड़ा और मकान, लव, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम, पावर, सब की नीड पूरी हो चुकी है, तब ये नीड जो है आती है। मतलब जब तक आपको एक लोअर लेवल नीड है तब तक आप जंप नहीं कर पाते हैं। मैस्लो कहना है। फेडरिक हर्जबर्ग जो है वो हाइजीन या टू फैक्टर थ्योरी देते हैं। उनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो फैक्टर हैं वर्कर के, जो जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर देंगे यदि आप वो नहीं दीजिएगा। जैसे कि आप उसको जो वर्किंग कंडीशन है, हीट, कोल्ड एंड ऑल, रेस्ट एंड ऑल, उसको हाइजीन फैक्टर कहते हैं। और कुछ मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं जो दीजिएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हाइजीन फैक्टर में कुछ नहीं होता है, दीजिएगा तो प्रोडक्टिविटी जैसे वैसा रहेगा, नहीं दीजिएगा तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। जो दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जैसे कि रिकॉग्निशन है, अवार्ड लेटर देना है, उसको फील कराना कि वो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी सुनी जा रही है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मोटिवेशनल है। वो जितना आप ज्यादा कीजिएगा उतना ही प्रोडक्टिविटी लेबर की बढ़ेगी। इसको टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो आप हर्जबर्ग, मैस्लो और मैकग्रेगर तीनों को याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन के साइकोलॉजिकल थ्योरी में पूछा जा सकता है। 38 नंबर देखिए, रीजन रिग्स का नाम आते ही आपको क्या याद आना चाहिए? इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहता है? जो रीजन में लिखा है, द इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफाइज वाइटल इंटरकनेक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड सोशल सिस्टम इन विच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्बेडेड। मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने इन्वायरमेंट के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जो है काफी प्रभावित होती है। यही इकोलॉजिकल अप्रोच है, करती भी है लेकिन ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये तो ट्रू है। और रिग्स परस्यूड व्हाट इज नोन एज इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रू है। दोनों है, लेकिन ये दोनों एक एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए बी है। बी काफी जगह इन्होंने लिया, बहुत सही किया है। ब्लू हेलमेट एसोसिएट विद, ब्लू हेलमेट जैसे आप देखें, आपको यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के सोल्जर याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सभी जो है ब्लू हेलमेट पहनते हैं। पहले क्या होता था, सभी यूएन पीस कीपिंग में तो सब कंट्री कंट्रीब्यूट करते हुए, इंडिया के गए, नाइजीरिया के गए, घाना के गए, इंग्लैंड के गए, सब अलग अलग अपना ड्रेस, अलग अलग कैप पहन रहे हैं, तो सबको इन्फॉर्म करने के लिए ब्लू हेलमेट दे दिया गया। तो इसलिए तब से उनको ब्लू हेलमेट कहा जाता है। मार्गेंथोस थ्योरी ऑफ रियलिज्म इज कंसर्न विद, आपको पता है मार्गेंथो जो है क्लासिकल रियलिज्म के पिता माने जाते हैं। उन्होंने बुक लिखा था पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 में, जिसमें उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे रियलिज्म के, क्लासिकल रियलिज्म को। उसमें से पहला प्रिंसिपल यही था कि यदि पॉलिटिक्स का थ्योरी ह्यूमन नेचर पे बनाया जाएगा तो उसके दो फायदे हैं। एक कि ह्यूमन नेचर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसको आप बिल्कुल पहचान सकते हो, और वो अनचेंजिंग है। तो इसीलिए उस पर जो बेस्ड पॉलिटिक्स का लॉ होगा, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा और वो अनचेंज रहेगा। और क्यों उन्होंने ह्यूमन नेचर को लिया? क्योंकि उनका कहना था कि नेशन स्टेट जो है ह्यूमन के तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्टेड होता है वैसे वो भी सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। ह्यूमन इगोइस्ट होता है वो भी इगोइस्ट होते हैं। ह्यूमन भी बुली करना चाहता है, दबाना चाहता है, पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, पावर को एक्वायर करके उसका यूज करना चाहता है। उसी तरह नेशन स्टेट भी करते हैं, ये कहना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इज कंसर्न विद व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। बाद में जो है स्ट्रक्चरल ह्यूमनिज्म, जो केनेथ वॉल्ज ने दिया 1979 में अपने बुक से थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने इसको कंटेंट किया। उन्होंने कहा कि नो, ह्यूमन नेचर नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो एनार्किकल है, और उसमें नेशन स्टेट के जो रिलेटिव कैपेबिलिटी है वो बहुत वेरी करते हैं। तो एनार्किकल स्ट्रक्चर एंड great variation in relative capability are the factor of what is the स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा गया या नियो रियलिज्म कहा गया। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG was adopted in 2000, वेरी इजी क्वेश्चन। ये जो है जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया, बाद में जनरल असेंबली ने 2015 में अडॉप्ट किया SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब आपको करना क्या चाहिए कि MDG में जो अब तो MDG पूछा नहीं जाता, लेकिन यही सब पूछा जाएगा। इसका टारगेट 15 साल में मीट करना था, 2000 से 2015, इसका 2015 से 2030 तक करना है। ये दो इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। SDG जो है शायद 7 SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उनको याद कर लीजिए क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। जैसे एक उसमें से एनर्जी की है कि ग्रीन एनर्जी होगा, मतलब कार्बन का फुटप्रिंट कम होगा, लाइक दैट।
कलेक्टिव सिक्योरिटी आपको पता है क्या है यूनाइटेड नेशन में, कि एक देश पे हमला हो तो सभी उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो ये जो है, ये एक बीच का रास्ता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं, और बैलेंस ऑफ पावर, द वर्ल्ड गवर्नमेंट और बैलेंस ऑफ पावर के बीच में यदि कहीं जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, यही ये पूछ रहा है, सेंट्रल पोजीशन बिटवीन वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड बैलेंस ऑफ पावर। मीडियम लेवल का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लेड टू द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आपको याद होगा मैंने 2015 के जो पेपर 2 है, मुझे लगता है किसी में मैंने नियो पे काफी कुछ लिखा था आपको, आप याद कर लीजिए। नियो जो है 1973, मेमोरी से बोल रहा हूँ, 70s में जो डेवलपिंग नेशन है लैटिन अमेरिका और एशिया, वो लोग उठ के खड़े हो गए थे, क्योंकि वो लोग जनरली रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको वो एक्सपोर्टर थे, और वो फिनिश गुड वेस्टर्न कंट्री से मंगाते थे। उस समय तक डिपेंडेंसी थ्योरी काफी प्रोमिनेंट हो गई, जिसमें कहा गया था कि जो कोर नेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड, एंग्लो अमेरिकन, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो रॉ मटेरियल चीप खरीदते हैं, कमोडिटी, और उसको अपने फैक्ट्री में तैयार करके बहुत हाई कॉस्ट पे फिर उन्हीं कंट्री को बेचते हैं। उसके अगेंस्ट में नियो आया था कि एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें ये सब कुछ था, पढ़ लीजिएगा। वही सब चीजें थी कि मतलब हमें एक न्याय मिले इस टाइप के, जहां की हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, फिनिश गुड खरीदने वाले हैं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पॉलिटिक्स अमंग नेशन इज बाय हंस मर्गन्थौ, एकदम सही है। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल हंटिंगटन, इस बुक को कभी मत भूलिए, मैंने हार्डली कोई पेपर देखा है जिसमें कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशन नहीं पूछा गया हो, और ये सब एकदम सेमिनल बुक है। इसी तरह से एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन जो है फ्रांसिस फुकुआमा का, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डैनियल बेल का, ये सब आप भूल नहीं सकते हैं। ये सब यदि आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं तो 100 बुक जो है वो ऐसे हैं जो मैंने अपने एग्जाम गाइड में दिया, उसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। ऑन लिबर्टी को भी नहीं भूल सकते हैं, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है, जॉन लॉक ने नहीं लिखा है। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लिखा है, ऑन टॉलरेशन लिखा है, ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर लिखा है, ये सब लिखा है जॉन लॉक ने। ऑन लिबर्टी कौन कह सकता है कि ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसलिए ये तो रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे इससे गफलत हो गई, ये पूरा क्वेश्चन इनका गलत हो गया, क्योंकि बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म जो है वो भी क्रिस ब्राउन ने नहीं लिखा है, ये एंड्रयू लिंकलेटर ने लिखा है, जो कि एक तरह से कहिए क्रिटिकल थिंकर है, मार्क्सिस्ट क्रिटिकल थिंकर, इंटरनेशनल बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, तो ये क्रिटिकल थिंकर है, आईआर में इन्होंने एंड्रयू लिंकलेटर ने लिखा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो वैसे इनवैलिड हो गया, लेकिन आप जान लीजिए। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द रैशनल डिसीजन, ये भी क्वेश्चन इनका इनवैलिड हो गया अगेन, क्योंकि ये सब मतलब इनका ऑप्शन भी बिल्कुल बेकार है, इस पर ज्यादा समय बर्बाद करना बेकार है रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। हु डिफाइंस फॉरेन पॉलिसी एज ए सब कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अब ये इतना अरबिट है, चलिए इसका आंसर ये है, इस पे और आगे क्या बोले, सब अरबिट है। अगेन मैं बोलूंगा इस सबको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतने आसान और मीडियम लेवल के क्वेश्चन है कि आपको अरबिट क्वेश्चन देखने की जरूरत क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पेपर है, इसमें यदि आपने 50% से अधिक यदि आपने स्कोर कर दिया तो आपका काम बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको, जबकि यहाँ 80% क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मुंह बाय खड़े हैं, जिसको सॉल्व कर सकते हैं आप। विच वन इज एट्थ मेंबर ऑफ सार्क, जैसे इस तरह का क्वेश्चन देखिए, एट्थ मेंबर ऑफ सार्क जो अफगानिस्तान है, ये बाद में 2007 में बना सार्क का मेंबर, सब आसान क्वेश्चन है, टूट पड़ी है इस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसको कॉमन सेंस क्वेश्चन, ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है जो आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं। कौन बोलेगा कि टेररिज्म जो है वो नेशनल पावर का एलिमेंट है? कोई कह सकता है ऐसा? अब ये क्वेश्चन तो एकदम ही बचकाना क्वेश्चन है, इसलिए इसको कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, अब ये पूरा जब पढ़िएगा तो ये डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन का, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। When the gain of one player is loss of another player in international relation, it is known as, it is a star question, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। इसको जीरो सम गेम बोलते हैं। इसका मायने क्या होता है और इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान जो है वो कोई वार्ता करते हैं, और उसमें जैसे सिमला एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान कह सकता है कि ये जीरो सम गेम है, सिमला एग्रीमेंट से इंडिया जीता हम हारे, तो ऐसे में कोई एग्रीमेंट होती नहीं है, ये जीरो सम गेम है। और रियलिज्म मानता है कि वर्ल्ड में जितने भी जो इस टाइप के वार्ता एग्रीमेंट कोवेनेंट होते हैं ना, उन सब में ये सब जीरो सम गेम है। जो पावरफुल होते हैं अपनी बात मनवा लेते हैं, चाहे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि जीरो सम गेम नहीं हो सकता है, हम ऐसा भी होता है विन विन भी हो सकता है, दोनों पार्टी जो है वो जीत सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है तो ये बिल्कुल बकवास क्वेश्चन। के जे होलिस्टी वॉज द ऑथर ऑफ, ठीक है, इनका कहना है ये इनके ऑथर थे, एंड व्हाई वी शुड नो एंड व्हाई वी शुड बॉदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। इसका ऑफिशियल आंसर है दिस इज नॉट कंसर्न विथ मेट्रोलॉजिकल इनोवेशन। व्हाई?
क्यों? मतलब बाकी ठीक है, सब सही है, लेकिन ये क्यों गलत है? मुझे नहीं समझ में आया। आप इस पे और रिसर्च कर लीजिए। नियो लिबरल शेयर विथ नियो, अगेन ये एक क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है। ये 7-8 क्वेश्चन इसमें जो है ना डाउटफुल हैं। एक तो बिल्कुल आउटराइट रॉन्ग है आंसर, मैं आपको बताऊंगा आगे। नियो लिबरल जो है और नियो रियलिस्ट जो है बहुत करीब आ गए हैं। नियो नियो जो है काफी सट गए हैं। दोनों मानते हैं कि एनार्किक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, स्टेट की सेंट्रलिटी दोनों मानते हैं। यहाँ पे वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन स्टेट की मानते हैं। वैसे जो नियो लिबरल है वो नॉन स्टेट एक्टर को ज्यादा वैल्यू देते हैं नियो रियलिस्ट से, लेकिन दोनों मानते हैं कि एनार्किक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर रियलिटी है और स्टेट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। दोनों इंटरनेशनल रेजिम को मानते हैं, लेकिन रियलिस्ट का कहना है कि इंटरनेशनल रेजिम में जो है जीरो सम गेम अधिकतर बार होती है। वो जो जो स्ट्रांग स्टेट होते हैं उसके लिए वो इंटरनेशनल रेजिम काम करती है। इंटरनेशनल रेजिम क्या है? जैसे कि एनपीटी एक रेजिम है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल जो कोवेनेंट ट्रीटी बनते हैं ह्यूमन राइट पे, वो एक रेजीम है। तो ये सब जो रेजीम है, केमिकल बम नहीं चलाना है या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को नहीं यूज करना है, ये सब रेजीम मतलब रूल रेगुलेशन जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ट्रीटी पैक्ट से बनते हैं उसको इंटरनेशनल रेजिम कहते हैं। उन दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग व्यू है, लेकिन दोनों मानते हैं, न्यू लिबरल और न्यू रियलिस्ट। अब यहाँ पे इतना कंफ्यूजिंग है इसमें से, ये भी सही लगता है ये भी सही लगता है। इनका कहना है कि ये है, बट ठीक है, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है अगेन 3-4 मतलब डाउटफुल क्वेश्चन के बाद ये गुड क्वेश्चन है। फूको जो है वो आपको कई बार मैंने कहा है पोस्ट मॉडर्निस्ट के एक पिता कहे जा सकते हैं। केनिथ वॉल्ज अभी मैंने बताया, नियो रियलिज्म इसी से आपका बन जाएगा। वैसे वुड्रो विल्सन जो है आइडियलिज्म के समर्थक थे। उन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया था। वो अगेन 14 पॉइंट प्रिंसिपल जो है इमानुअल कांत जो अनदर ग्रेट जर्मन आइडियलिस्ट थे, उनके परपेचुअल पीस के थ्योरी से आता था। रॉबर्ट कॉक्स जो है वो क्रिटिकल थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन देते हैं। अब दो से आपका ये बनता है, मीडियम क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। रीजनरेशन देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। ये ट्रू है, इसको याद भी कर सकते हैं। अच्छा है कि उस समय इसका जन्म हुआ था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसलिए उस टाइम जन्म हुआ था क्योंकि अमेरिकन जो फिलोसफर थिंकर थे पॉलिटिकल साइंस के, वो पॉलिटिक्स को समझने के लिए कंपेयर करना उस टाइम उन्होंने शुरू किया था, खास करके डेवलपिंग कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, ये सब का कॉन्सेप्ट उसमें आया। मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ज्वाइन द गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ये भी सही है, तो ये ट्रू है, लेकिन आपस में इसका रिलेशन जो है ऐसा कुछ है नहीं, तो बी है। Who stressed the system maintenance while deliberating on political system? अब ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट दिया वो डेविड ईस्टन ने दिया, लेकिन इस पे एक्ट करके स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है अल्मंड ने पावल के साथ दिया था। अब ये आंसर बोलता है कि सिस्टम मेंटेनेंस जो है अल्मंड ने दिया। ठीक है, जस्ट आप जान लीजिए। Who among the following observed conflict as the source of social change? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बहुत लोगों ने काम किया है, मार्क्स ने भी काम किया, उसमें से जॉर्ज सिमल ने काम किया है, जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिनका कहना था कि कॉन्फ्लिक्ट सम टाइम इज द सोर्स ऑफ गुड, मतलब कि सोशल चेंजेस। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन उतना आर्बिट्री नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन डेमोक्रेसी एज इलेक्टिव पॉलीआर्ची? अब पॉलीआर्ची का जिक्र आते ही रॉबर्ट डहल को याद कीजिए, इसलिए क्वेश्चन मीडियम बन जाता है। यदि आप इस जून में हैं जहां पे कि आपको पता है कि पॉलीआर्ची नाम की बुक जो है रॉबर्ट डहल ने लिखी है, वो प्लुरलिज्म या ग्रुप पॉलिटिकल थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं। यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ सुम्पीटर को भी याद कीजिए, जो कि एक तरह का इलिटिस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी देते हैं। उनका कहना है डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल मेथड है जहां पे कि आप अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि जनरली इलीट ही होते हैं। सार्टरू, जो आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी पर उन्होंने काफी काम किया है, टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और मैकफर्सन ने जो है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। द प्रोसेस ऑफ रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा इज गिवन बाय। अब ये तो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन डिफिकल्ट है। इन रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा जो है मैक्स वेबर ने अपनी जो ऑथोरिटी जो उन्होंने कहा था ना, करिश्मेटिक, ट्रेडिशनल एंड रैशनल लीगल, उसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा, रैशनल लीगल ऑथोरिटी को बताने के क्रम में। अरेंज फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज इनिशिएटेड बाय ऑर्गेन्स्की। अब ये डिफिकल्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको एक कॉशन में कर दूं कि डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और थिंकर जो है लूसियन पाई, इनका डेवलपमेंट सिंड्रोम, जिसमें इक्वलिटी, डिफरेंशिएशन, कैपेसिटी उन्होंने कहा था। डेविड एप्टर, एडवर्ड सील जिन्होंने काफी काम किया है, ये इंग्लैंड के थे, जो
डेवलपिंग कंट्री पे भी काम किया है, इंग्लैंड में भी काम किया है मॉडर्नाइजेशन पे। ऑर्गेन्स्की का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देख ही रहे हैं। रोस्टोव ने भी 5 स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिया है। ये सब आपको याद कर लीजिए, इस पे थोड़ा टाइम दे दीजिए। मैंने इसको अपने एग्जामिनेशन गाइड में काफी कुछ इस पे लिखा भी है। इन्होंने ऑर्गेन्स्की ने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है वो 4 फेज में होता है। पहले जो है सबसे पहले क्या होगी, प्रिमिटिव नेशनल यूनिफिकेशन होगी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, फिर उसके नेशनल वेलफेयर होगा, एबंडेंस होगा। आप मैच कर लीजिए, पर सी होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल स्ट्रक्चरलिज्म। पॉलिटिकल स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि अल्थुजर देते हैं और पॉलेंजा भी देते हैं। ये सब दोनों मार्क्सिस्ट थे। जहां पे कि मैंने कई बार आपको बताया, ग्रेट डिबेट भी हुआ था स्ट्रक्चरलिस्ट वर्सेस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में, जहां जहां स्टेट को ये फोकस यहाँ पे स्ट्रक्चर पे होता है। स्ट्रक्चर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल समाज में कौन मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है या मींस ऑफ प्रोडक्शन को, और कौन जो है अपना लेबर सेल करता है, उससे कैसा समाज का जो एक व्यवस्था बनती है, जैसे कास्ट स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर, कैपिटलिस्ट वर्सेस लेबर क्लास, हाई कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, ये सब स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो है पैटर्न बिहेवियर, सोशल बिहेवियर को भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में आप ब्रिक एंड मोटर का जो है ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, कोर्ट, पुलिस, ये सब भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है, जब आप देखेंगे सोसाइटी में, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। हर स्ट्रक्चर जो है उसका कुछ फंक्शन होता है सोसाइटी में, इसी को स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। और सारे स्ट्रक्चर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उससे मिलकर के एक पॉलिटिकल सिस्टम बनता है। तो अल्थुजर एंड पोलंजा जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चरलिज्म के प्रोपोनेंट हैं। ये स्ट्रक्चर के रूप में पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अल्थुजर का जो थ्योरी है स्टेट का, वो भी स्ट्रक्चरल थ्योरी है, जहां पे उनका कहना है कि कैपिटलिस्ट जो व्यवस्था है या कैपिटलिस्ट जो सोशल वर्ल्ड है, उसमें स्टेट कैपिटलिस्ट सोशल स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस लगातार करता है अपने आइडियोलॉजिकल एंड रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस के थ्रू। इस पे अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए आरएसए, आईएसए, और कैसे स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट जो रिलेशन ऑफ सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसको कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को लगातार रिप्रोड्यूस स्टेट करता है आरएसए और आईएसए के थ्रू। ये अल्थुजर का कहना है। ऑर्गेन्स्की ने बुक भी लिखा था द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1967 में। सारे जो डेवलपमेंट थ्योरी आए हैं 1960-70s में आए हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैपलान एंड डहल हैव टेकन पॉलिटिक्स एज द स्टडी ऑफ। ये क्वेश्चन अगेन डाउटफुल है। ये कहता है कि इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंसल, लेकिन ये मैं इस पे डाउट करता हूं, क्योंकि ये बेसिकली लासवेल ने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंसल, जिन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। तो ये पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये होगा, लेकिन इनका ऑफिशियल आंसर आप इस बार रिसर्च कर लीजिए। डाउटफुल क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन आलमंड एंड वर्वाज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। इसमें आपको पता है इंपेरिकल ओरिएंटेशन नहीं है, 3 ओरिएंटेशन था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जो वर्वा एंड आलमंड ने अपने बुक सिविक कल्चर में जो दिया था, वो था पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट। उनका कहना था इन तीनों को मिक्स कर दें तो सिविक कल्चर बनती है, वो सबसे अच्छा होता है। Who among the following has termed bureaucracy as an organization that cannot correct its behavior by learning from its एरर? आपको पता है हु सेड डिफिकल्ट होता है, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये कहा है एम क्रोजियर ने। मुझे नहीं पता ये आपका आंसर कहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं जानना चाहता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब ये क्वेश्चन जो है इन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है। इन्होंने कहा है इंडिया। आपको पता है इंडिया तो हो नहीं सकता है, फिलीपींस है, यूके, इंडिया, ये सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसमें कई जो है डाउटफुल आंसर हैं, 2-3 इनको इनवैलिड भी करना पड़ा, ठीक से इन्होंने आंसर बनाया नहीं है। तो आप टोटल देखेंगे 75 में से तो करीब 10 क्वेश्चन आइदर अर्बिट हैं या उनके आंसर जो हैं डाउटफुल हैं। तो बाकी इतने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है कि आपको बॉदर ही क्यों करना है। Which one of the following is a function of political party? सभी कुछ। Stabilize political process, provide link between people, government, set values, interest aggregation, interest articulation, political socialization, एंड इम्प्लीमेंटिंग पावर को एक्वायर करना, फिर पब्लिक पॉलिसी बनाना है, जो है पॉलिटिकल पार्टी का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग
countries the standing committee of the legislature can make or break any piece of legislation। ये कहते हैं अमेरिका, मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा कि क्या अमेरिका में कमिटी जो होती हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी लेजिस्लेचर पे, वो किसी लॉ को खत्म कर सकती हैं, जस्ट चेक कर लीजिएगा। सेक्रेट वोटिंग वाज फर्स्ट, अगेन ये डाउटफुल है, इनका आंसर है यूके में सेक्रेट वोटिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन नेट पे जब मैंने देखने की कोशिश की तो ऑस्ट्रेलिया में 1856 में ही हो गई थी, आप चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज मुल्की रूल, चलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है। मुल्की रूल जो है हैदराबाद में ये था कि जो 15 साल से हैदराबाद के निवासी हैं वही वहाँ के स्टेट सर्विस में आ सकते हैं, तो ये एक अजीब सा रूल था निज़ाम के टाइम में। ये छोड़ दीजिए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये इजी क्वेश्चन है। मतलब सरकारिया कमीशन ने बेसिकली गवर्नर के अपॉइंटमेंट में बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया था कि गवर्नर को एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जहां पे गवर्नर बनाया जा रहा है, वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ सलाह मशविरा करके बनना चाहिए, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि गवर्नर जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन है स्टेट और सेंटर के रिलेशन के बीच में। गवर्नर जो है सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है, कई बार वो एक्टिव पॉलिटिशियन होते हैं, वो पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करने लगते हैं, जबकि राष्ट्रपति और गवर्नर से ये आशा की नहीं जाती है कि वो पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करेंगे। तो इसलिए सरकारिया कमीशन जो सेंटर स्टेट के रिलेशन पे 1983 में बनी थी, उन्होंने गवर्नर के अपॉइंटमेंट में बहुत कुछ कहा था, जैसे ये क्वेश्चन है। सरकारिया कमीशन के अलावा 2007 में एमएम पुंछी कमीशन भी बनी थी जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे थी। दोनों कमीशन के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल को भी आपको जानना चाहिए, जो संविधान की परहैप्स 263 आर्टिकल के अंतर्गत बनी है सेंट्रल रिलेशन को स्मूथन करने के लिए, और ये इंटर स्टेट काउंसिल सरकारिया और एमएम पुंछी कमीशन के रिपोर्ट को देखती रहती है कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। संघवी कमीशन जो है वो पंचायती राज पे बनी थी। सांथानाम कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एंटी करप्शन कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे सीवीसी बना 1964 में, काफी बार पूछा जाता है। सच्चर कमेटी जो है वह एकमात्र कमेटी थी जो माइनॉरिटी पे बनी थी, खासकर मुस्लिम के स्टेटस को अध्ययन करने के लिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द इवेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि सबसे पहले कौन। तो ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो इंडिया में स्टेट का रिकॉग्निशन हुआ है, पहले कौन बना, पहले कौन। तो आप ये देखेंगे पंजाब हरियाणा अलग 1966 में हुए थे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पंजाब वाज द लास्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग किया गया। फर्स्ट स्टेट था आंध्र प्रदेश, लास्ट था पंजाब। तो ये भी एक क्वेश्चन है। ये असम से मेघालय को 1972 में अलग किया गया था। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड 2001 में बने थे, और रिकॉग्निशन स्टेट 1956 में हुआ था। आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 70. If the speaker of Lok Sabha stops a member and allows someone else to speak, it is known as। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको स्टार आप कह सकते हैं, ये टर्म आपको जानना चाहिए। इसको कहते हैं येल्डिंग द फ्लोर। येल्डिंग द फ्लोर का मतलब क्या होता है? जो हाउस को फ्लोर कहते हैं, मतलब जहां पे डिस्कशन होती है, हाउस का सदन। तो फ्लोर में जैसे मान लीजिए मैं भाषण दे रहा हूं और वहां पे क्या होता है ना, सब लोग एक साथ बोलने की कोशिश करते हैं, तो मैं येल्ड कर जाता हूं फ्लोर, मतलब कि चलो भाई आई लीव द फ्लोर, आप आगे बोलो। इसको येल्डिंग द फ्लोर बोलते हैं, मतलब मैंने आई गिवन अप द फ्लोर टू समबडी एल्स टू स्पीक। तो स्पीकर जब ऐसा करता है तो उसको येल्डिंग द फ्लोर बोलते हैं कि अब आप शांत हो जाइए, इनको बोलने दीजिए। फिलीबस्टरिंग आपको पता है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कहा जाता है। अमेरिकन सीनेटर ऐसा करते हैं, जबकि आपको पता है कि आज कोई बिल को पास नहीं होने देना, या तो आप भाषण देते हैं क्योंकि वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप 2 घंटा 3 घंटा फिलिबस्टरिंग करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। इंटरपेलेशन जो है वो भी एक पार्लियामेंट्री टर्म है। इंटरपेलेशन का मतलब तो एक तरह से हेलिंग होता है, जैसे आप टैक्सी को बुलाते हैं, ए टैक्सी इधर आओ, या कोई रोड पे चिल्ला के आप बोलते हैं, तो उसी तरह से जब इंटरपेलेशन जो है एक स्पेसिफिक टर्म बन गया जब पार्लियामेंट इंटरपेलेट करती है गवर्नमेंट को कि हे गवर्नमेंट यू डू दिस, या तुम ऐसा करो, जब इस टाइप का, या तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, जब पार्लियामेंट एज ए होल क्वेश्चन पूछती है, एक तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा हो जाता है। तो ये सब जानना चाहिए, इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये सब क्वेश्चन तो बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सारे बुक आपको याद करने पड़ते हैं, लेकिन यदि आप बहुत ही डिलीजेंट स्टूडेंट हैं तो ये सब डिफिकल्ट भी नहीं है। इंडियन पॉलिटी मास्टर्स की यदि आप पढ़ेंगे तो ये सब बुक को आपको जानना पड़ेगा। तो अतुल कोहली इंडिया डेमोक्रेसी लिखा है, पॉल ब्रास ने पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस लिखा है, मैरिन वर्नर ने भी लिखा है इंडियाज प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स, लेकिन ये सब ये दोनों नहीं है। तो 3 और
5 जिसमें है उसको आप चुन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये आसान है, 73rd वही है जिसे पंचायती राज इंप्लीमेंट हुई थी 1992 में, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया इसको। इसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात जिक्र की गई है जो कि फाइनेंस का बंटवारा करेगी स्टेट और पंचायती राज के बीच में। इफ स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स ए पंचायत इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, ये भी सही है। 30% ऑफ रिजर्वेशन वुमेन को लिखा है, ये गलत है, 33%, लेकिन चलिए ठीक है, इसको इन्होंने सही माना तो हम लोग मान लेते हैं। कंस्टिट्यूशन ऑफ ग्राम संसद बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राम संसद की कोई बात नहीं है, तो इसको तो गलत कर ही दीजिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन एज ए नेशनल पार्टी इन इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, ये दोनों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एग्जामिनेशन में जाने के पहले। यहाँ पे ये है, इसके और भी क्राइटेरिया हैं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6% वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट। यहाँ पे आपको बता दें कि 3 ही टाइप की पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन कहती है, वो एक है नेशनल पार्टी जो अभी 7 है, 8वां भी हो गया है, शायद एनपीपी लेवल भी आया नहीं है मतलब लिस्ट में। और स्टेट पार्टी वो हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट या सीट जीती है, उसकी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। एंड थर्ड है रिकॉग्नाइज पार्टी, तो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी, देयर इज नथिंग लाइक रीजनल पार्टी, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में जो स्टेट पार्टी होती है उसी को हम लोग रीजनल पार्टी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और यदि आप वेस्ट बंगाल सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, गुड विशेस कि आप अच्छा करें। और यदि आप एग्जामिनेशन गाइड अभी तक आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा, एक नॉमिनल कॉस्ट पे है और आपको कोई इससे कोई बहुत ज़्यादा चूंकि कोई कॉस्ट नहीं है तो क्या होगी, यदि एक रात भी आप पढ़ लें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इससे कर सकते हैं। और आप वेबसाइट, ईमेल, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी थर्ड वेव ऑलमोस्ट अब इंटर कर रहा है, प्लीज बी सेफ, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और लोगों को भी कहें ऐसा करने के लिए। हर आदमी अपने आप में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार बन सकता है जब आप सड़क पे हो, पब्लिक प्लेस पे हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो। सो बी सेफ, बाय।